जय हिंद दोस्तों, आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग सीरीज साइंस का सीरीज लेकर के चल रहे थे, तो ये हमारा आज साइंस का तीसरा वीडियो है। और हम जो हमारा जो साइंस का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं जो कहीं ना किसी एग्जाम में आए होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि सोनार सोनार क्या होता है आपका। ये पूछता है कि सोनार का उपयोग कहाँ किया जाता है, वायुयान में या पनडुब्बियों में। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सोनार है क्या। तो सोनार का मतलब होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसका प्रयोग जो होता है आपका समुद्र के अंदर किसी वस्तु को पता लगाने के लिए या उसके आगे के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें से कुछ रेडिएशन निकलेगा और कुछ वस्तु अगर सामने कुछ होगा तो उसे टकरा करके वापस आएगा। तो ध्वनि का चाल जल में पता होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी इस जो वायुयान है इसके आगे कौन कौन सी चीजें हैं जो भी है। तो इसलिए आपका सोनार का प्रयोग जो होता है आपका नौकायान या पनडुब्बियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आपका कहाँ किया जाता है, आपका पनडुब्बी में इसका प्रयोग किया जाता है। ये डायरेक्ट आपका ऑप्शन में रहेगा कि सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं, वायुयान, पनडुब्बी, रेलगाड़ी और इत्यादि जो भी कुछ रहेगा। तो सोनार का प्रयोग आपका पनडुब्बी में करते हैं। इसका फुल फॉर्म हो गया आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रडार। ठीक इसके उल्टा है आपका। रडार का मतलब होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फुल फॉर्म में पूछता है दोनों का। रडार का हो जाएगा आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका प्रयोग जो होता है आपका वायुयान में किया जाता है, एरोप्लेन में इसका प्रयोग किया जाता है रडार का। आप सुने होंगे कि कोई जहाज जो हाईजेक हो गया, कोई जहाज जो होता है वो संपर्क से टूट गया, मतलब वो रडार से बाहर हो गया, वो अपने नेटवर्क से बाहर चला गया। तो उन लोगों को ये एक तरह का नेटवर्क और पथ प्रदान करता है आपका रडार, मतलब उसका डायरेक्ट करता है। तो होता है रडार का प्रयोग आपका कहाँ करेंगे, आपका तो वायुयान में रडार का प्रयोग करते हैं। ये आपका ऑप्शन में रहेगा कि रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो रडार का प्रयोग वायुयान में किया जाता है। हालांकि वायुयान को ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग टेकोमीटर का प्रयोग करते हैं, वो अलग क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैक संख्या। मैक संख्या किसे कहते हैं, तो मैक संख्या जो होता है आपका किसी भी माध्यम में ध्वनि के चाल को मापने का एक बड़ा यूनिट होता है। अब जैसे देखिए जो लड़ाकू विमान होती है वो वायु के चाल से अधिक उड़ती है। जैसे वायु का चाल जो होता है, ध्वनि का चाल वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होता है आपका। ठीक है, तो आपका 332, लेकिन जो लड़ाकू विमान होते हैं हमारे फाइटर प्लेन, वो 332 मीटर पर सेकेंड से भी ज्यादा की स्पीड से उड़ते हैं। ठीक, तो उन लोगों की स्पीड मापने के लिए, उस जहाज के लड़ाकू फाइटर प्लेन की स्पीड मापने के लिए हम लोग एक मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब होता है आपका किसी भी माध्यम में, संख्या का मतलब किसी भी माध्यम में आपका, किसी भी माध्यम में ध्वनि के चाल को मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक और बात आता है आपका कि जब ध्वनि की चाल से किसी भी फाइटर प्लेन का स्पीड जो है हमेशा ध्वनि की चाल से अधिक होता है, जिसे हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संख्या, तो मैक संख्या तो हो गया किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल को मैक संख्या हम लोग बोलेंगे। तो आपका एक मैक संख्या 1 से लेकर के 4 तक के मैक संख्या को हम लोग सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। 1 से 4 तक के मैक संख्या को क्या नाम से जानते हैं, सुपरसोनिक के नाम से जानते हैं। फिर अगर 5 से अधिक अगर वो हो गया मैक संख्या, किसी भी मैक संख्या के मान अगर 5 से अधिक हो गया तो उसे हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानेंगे, आपका हाइपरसोनिक के नाम से जानते हैं। आपका हाइपरसोनिक जो होता है वो 5 मैक संख्या से अधिक, और सुपरसोनिक जो होता है 1 से 4 के बीच, मतलब 1 से अधिक, ध्वनि के चाल से अधिक जो चाल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक, जिसका प्रयोग वायुयान के फाइटर प्लेन की गति मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए, ये तो थोड़ा डीपली हो गया। नॉर्मली पूछा जाता है कि मैक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फाइटर प्लेन के गति को मापने के लिए, खत्म हो गया। फिर अब नेक्स्ट है हमारा खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी कहने का मतलब क्या होता है, इसके इंग्लिश में बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉट यूनिट होता है आपका, एक AU खगोलीय दूरी है, इसको हम लोग AU भी बोल सकते हैं। AU एस्ट्रोनॉट यूनिट होता है। ठीक है, तो खगोलीय दूरी का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले एक इसका डेफिनेशन भी पूछ देगा कि खगोलीय दूरी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। तो खगोलीय दूरी जो होता है आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, खगोलीय दूरी।
ये एक एस्ट्रोनॉट यूनिट 1 AU भी बोलते हैं, इंग्लिश में दिया रहेगा। तो ये इसका मान कितना होता है आपका? तो इसका मान होता है एक खगोलीय दूरी का 1.49 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये हमारा 1 AU या एक खगोलीय दूरी का मान है। इसका शाब्दिक अर्थ में क्या मतलब होगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स पावर, 5th नंबर क्वेश्चन। हॉर्स पावर देखिए, शक्ति जो होता है आपका, शक्ति का बड़ा मात्रक है हॉर्स। जितने भी बड़े कल पुर्जे वाले मशीन होते हैं उनके शक्ति को मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हॉर्स पावर एक यूनिट का प्रयोग करते हैं। शक्ति का होता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो एक हॉर्स पावर में होता है आपका 746 वाट। कितना होता है आपका? ये तो खैर आपका बहुत बार एग्जाम में मिलता है कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है आपका। ठीक है, अब हम मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर हमारा क्वेश्चन है एक बैरल। देखिए बैरल क्या होता है आपका? बैरल एक बैरल में कितना लीटर होता है आपका? तो बैरल का प्रयोग काहे किया जाता है आपका? तो देखिए एक यूनिट है, जब हम लोग तेल खरीदते हैं तो तेल को हम लोग एक जो टीन का डब्बा होता है उसको एक बैरल बोलते हैं। तो उस बैरल में कितना लीटर होता है आपका? तो 159 लीटर उसमें तेल होता है। तो जब भी इंटरनेशनल से या कोई भी तेल का आयात और निर्यात होता है तो उसको लीटर में नहीं मापते, हम लोग बैरल में ही मापते हैं। और विदेशों से जो भी तेल आता है वो भी बैरल में, इतना बैरल प्रति रुपया है, इतना बैरल है। तो ये होता है आपका, पूछा जाता है कि एक बैरल में कितना होता है आपका? तो 159 लीटर होता है आपका। एक बैरल में कितना लीटर हो जाएगा आपका? 159। ये आपका ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा डायरेक्ट, एक बैरल में कितना? तो 159 लीटर। अब हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है आपका डाबसन। सबसे पहले समझते हैं जैसे कि डाबसन क्या है आपका? तो वायुमंडल क्या है आपका? तो देखिए वायुमंडल में उपस्थित गैसों की मात्रा मापने का जो यूनिट होता है वो हम लोग कैसे मापते हैं आपका? डाबसन से मापते हो। हमारे वायुमंडल में जो भी गैस है उनकी मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो डाबसन का प्रयोग करें। लेकिन सामान्यतः ओजोन परत को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो डाबसन, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे हैं लेकिन हमेशा चर्चा का विषय ओजोन ही होता है। तो हम तो पहले ही बोल दिए कि डाबसन का मतलब होता है कि वायुमंडल में उपस्थित किसी भी गैस की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाबसन का। तो भाई जो ओजोन है वो भी तो वायुमंडल में है ना हमारा, तो ओजोन परत को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो डाबसन का प्रयोग करेंगे। तो एक लाइन में आपका यही हो जाएगा कि ओजोन परत को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है आपका। ओजोन परत को मापने में या वायुमंडल में उपस्थित किसी गैस की मात्रा को किसी उपस्थित गैस की मात्रा मापने वाला ये आपका एक यूनिट है आपका। ठीक है ना, तो ये डाबसन हो गया। और आपका एग्जाम में मिलेगा कि ओजोन परत को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो डाबसन का प्रयोग करते हैं। अब हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका एंगस्ट्रम। कौन सा है आपका? एंगस्ट्रम जो होता है आपका दूरी मापने का बहुत छोटा इकाई होता है। पूछा जाता है आपका ऑप्शन में रहेगा कि दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? किससे, कौन सी इकाई से मापेंगे? मीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा, ऐसे करके। तो एक आपका एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम में पूछता है आपका कितना मीटर होता है? तो एक एंगस्ट्रम में होता है आपका 10⁻−10 मीटर। आप देख ही रहे हैं कि 10⁻−10 मीटर होता है, माइनस में है आपका। इतनी छोटी इकाई को मापता है कौन? एंगस्ट्रम। तो आपका एक एग्जाम में हम देखे थे कि आया था कि उसमें 4-5 ऑप्शन रहा था और उसमें पूछा था कि दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे उस 4-5 ऑप्शन। तो वहां पे आपका एंगस्ट्रम सबसे छोटा इकाई था। ठीक है, एक एंगस्ट्रम में कितना होता है? तो 10⁻−10 मीटर होता है आपका। और एक mm बहुत चर्चा होता है आपका। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है? तो 10 mm होता है। 10 mm होता है। इसका ज्यादातर प्रयोग मैकेनिकल में होता है आपका। मैकेनिकल सेक्टर जो होते हैं, जो मशीनरी कल पुर्जा में, तो वहां पर हम लोग mm का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 9th नंबर क्वेश्चन। 9th है आपका क्वेश्चन। 9th हमारा क्वेश्चन है कि रक्त के दाब को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? आपका रक्त के दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रक्त के दाब को मापने के लिए आपका स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आपका स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर
मैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रक्त के दबाव मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक्स रे का खोज किसने किया था आपका? एक्स रे का खोज किसने किया था? एक्स रे का खोज किसने किया था? तो देखिए ये जो एक्स रे हमारा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है हमारा, ठीक है। ये पूछता है कि एक्स रे कौन सा तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कहने का मतलब कि वो प्रकाशीय तरंग है। और एक ये भी पूछता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनका चाल प्रकाश के चाल से कम होता है कि ज्यादा होता है? तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है उनका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्स रे भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका। एक्स रे भी आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है आपका। क्या है आपका? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसका खोज किसने किया था आपका? तो रोएंटजन ने किया था आपका। रोएंटजन ने किया था आपका। एक्सरे का खोज किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। और ये एक कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो चाल होता है वो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक है। एक्सरे होता है, गामा रे के होता है, आपका औरक्त प्रकाश होता है, ये सारे विद्युत चुंबकीय तरंग। हम एक बार एक टेबल बनाएंगे, उसमें सारा विद्युत चुंबकीय तरंग समझेंगे। चलिए ये 10th हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था आपका? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का खोज जो किया था हम लोग जानते हैं किसने किया था आपका? तो न्यूटन ने खोज किया था। किसने किया था? कोई भी वस्तु ऊपर है जो नीचे गिरती है, नीचे क्यों गिरती है? तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली इसका खोज न्यूटन ने किया था। लेकिन एक बात और पूछा जाता है एग्जाम में आपका कि न्यूटन से पहले भी एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज के बारे, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बता दिया था। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर फेंका जाएगा तो वो नीचे ही गिरेगी। क्यों गिरेगी? उसका खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था आपका। किसने किया था आपका? ब्रह्मगुप्त ने किया था आपका। ब्रह्मगुप्त नामक एक हमारे ऋषि मुनि थे, वो वैज्ञानिक थे। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो आज के वैज्ञानिक के बराबर ही होते थे। तो उन्होंने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में व्याख्या कर दी। जैसे कि परमाणु के बारे में भी जो डाल्टन बताए हैं, उससे पहले भी हमारे कणाद बता चुके थे। कणाद भी हमारे भारतीय ऋषि मुनि थे। तो ये गुरुत्वाकर्षण की खोज भारत में सबसे पहले किसने कर दिया था? तो ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पहले जानकारी दे दी थी। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका पास्कल होता है आपका। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। लेकिन कभी कभी एग्जामों में आप पास्कल ना दे करके इसको दे देगा आपका दाब बराबर में होता है आपका बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए दाब बराबर, एक इसको मिटा देते हैं, पास्कल बाद में लिखेंगे। सबसे पहले होता है दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। तो बल का आपको मात्रक पता है कि बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो कहीं कहीं एग्जाम में ये स्क्वायर है आपका, कहीं कहीं एग्जाम में आपका दाब का यहाँ ऐसे ही यूनिट ना देकर के अगर दाब का मात्रक दे देगा तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी दे देगा, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और ये जो बड़ा यूनिट हो गया ना, इसको छोटा कर दिया गया, इसको लिख दिया गया पास्कल। तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया। तो दाब का एसआई यूनिट हो जाएगा पास्कल, और दाब का अगर ऐसे नॉर्मल यूनिट हो जाएंगे तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है आपका। तो ये हो गया आपका दाब। ये आपका एसआई के एग्जाम में आया था, वहां पे पास्कल ना देकर के ये वाला फॉर्मूला दिया होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। कहां से आया? तो बल बटा क्षेत्रफल से आया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि डायनेमो का खोज किसने किया था आपका? डायनेमो का खोज किसने किया था आपका? तो देखिए सबसे पहले जानते हैं डायनेमो का खोज देख लीजिए, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था आपका। अल्फ्रेड नोबेल तो आपका नोबेल पुरस्कार की शुरुआत ने किया था। डायनेमो का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था आपका। माइकल फैराडे ने किया था आपका, ठीक है। डायनेमो का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। और ये जो डायनेमो होता है हमारा, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए जो जनरेटर आप देखे होंगे नॉर्मली, तो जब जनरेटर को चलाते हैं तो वो यांत्रिक होता है, और उससे कौन सा धारा निकलेगा? वो उसे कनेक्टेड होता है डायनेमो। तो जब हम लोग मशीन चलाते हैं तो उसके माध्यम से उसमें यांत्रिक ऊर्जा हुआ, और उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो जो होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है आपका? तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है आपका। किस ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर। और डायनेमो के ठीक उल्टा आपका एक होता है आपका, वो होता है मोटर, विद्युत मोटर।
क्या होता है आपका विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो होता है, आप घर में अपने पंखे को देखे होंगे, पंखा में भी एक मोटर लगा होता है, तो जब हम लोग करंट देते हैं तो वो पंखा चलने लगता है, चलने वाले उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। तो जो विद्युत मोटर होता है आपका, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है आपका, ठीक है। किस ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। मतलब विद्युत मोटर और डायनेमो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट करता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।